बैक टू माय चैनल। इसमें हम पढ़ रहे हैं द इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो पार्ट 8 है उसमें हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों कवर किया था, इसलिए हम इसमें सीधे चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपना टॉपिक। देखो, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 4th ए वाला पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट? 4th ए। उसमें 51 आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, इस आर्टिकल में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ ये याद रखना कि एक डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। वैसे तो बहुत होते हैं, एक चीज़ याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स को दिए जाते हैं और नॉन सिटीजन्स को दिए जाते हैं। मतलब अगर कोई बाहर से आएगा, ठीक है, कोई स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट वीज़ा में कोई आता है या फिर रिसर्च वीज़ा में आता है या ट्रैवल करने आता है, किसी भी अगर कारण से कोई बाहर से आता है तो उसको भी फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। ठीक है, पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ किसको दी जाती हैं? सिर्फ सिटीजन्स को करने के लिए बोली जाती हैं। आउटर बाहर से कोई आता है, फॉरेनर आता है, तो उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए नहीं बोला जाता। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो कब बनी। तो ये बनी 3rd इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, इंडिया में इमरजेंसी कितनी बार लगी? 3 बार। पहली बार कब लगी? इंडो चाइना के वॉर के बारे के टाइम पे। कब हुआ था ये? 1962 के टाइम पे। ठीक है, दूसरी कब लगी? इंडिया और पाकिस्तान वॉर के टाइम पे। ये कब हुआ था? 1971 पे। ठीक है, उसके बाद 3rd इमरजेंसी कब लगी? 1975 से 1977 के टाइम पे। कितने साल तक के लिए हुई थी ये? 2 ईयर्स के लिए। इस इमरजेंसी के मेन रीज़न क्या थे? पहला, ऑयल क्राइसिस हो गया था। दूसरा, जो रेलवे वाले थे, जो रेलवेज थे वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। और तीसरा, जो जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। काइंड ऑफ एक आंदोलन जैसा चल गया था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने अपनी काइंड ऑफ ये जो जितने भी इवेंट्स हो रहे थे इन सबको सप्रेस करने के लिए इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, अब इमरजेंसी के रिजल्ट क्या हुआ? सबके जो राइट्स थे, ठीक है, जितने भी अधिकार थे लोगों को, इवन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अच्छे से मेंशन है। अगर तुम प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ रहे हो इस सीरीज़ के, तो तुमको याद होगा कि हमने बात की थी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि चाहे जो हो जाए हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स देते हैं। ठीक है, पर इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स नहीं लगते हैं। ठीक है, मतलब जब भी इमरजेंसी हो जाती है ना, तो तुम किसी भी अपने फंडामेंटल राइट का यूज़ नहीं कर सकते थे उस ड्यूरेशन पे। तो इसलिए उस टाइम पे सबके राइट छीन लिए गए थे। तो बहुत ज़्यादा एक वॉयलेंस जैसा था लोगों के अंदर था। ठीक है, तिरंगे जलाना और कांग्रेस के अगेंस्ट भाषण देना, लोग ये करने लग गए थे। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन पे एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये एडवाइस किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाओ। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट नहीं है ये, अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई सेक्शन 4th ए में। ओरिजिनली जो स्वर्ण सिंह थे उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई थी, पर बनी कितनी? 10th। और 86th अमेंडमेंट एक्ट के कारण जो है 11th को इंट्रोड्यूस किया गया। किसमें? ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसमें। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ये याद रखना कि ये जो चैप्टर्स ऑफ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, इनको ऐसे लाया गया था कि हम ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे इमरजेंसी के टाइम पे अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन लोग अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी ड्यूटी क्या है। तो सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर कि लोगों को याद रहे कि उनको देश हित में क्या करना है, इसलिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको लाया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ ये याद रखना कि जितने भी ये ड्यूटीज़ हैं इनको लॉ में इनफोर्सेबल बताया गया है। मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाता है तो उसको कोई भी किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये याद रखना कि कुछ ऐसी चीज़ें कही गई हैं कि हमने कह तो दिया है कि इसमें कोई तुमको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाओगे तो तुमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर बाद में उसके लिए लॉ बना दिया गया कि तुमको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इनमें से कुछ हैं जिनमें तुमको पनिशमेंट मिलती है
कुछ हैं जिनमें तुमको पनिशमेंट नहीं मिलती। जैसे ये फर्स्ट है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी तरीके के आइडियाज़ हैं, जैसे ये नेशनल, जैसे ये फ्लैग है ना, तो ये फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडियन सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए देखो सब खड़े हैं, ठीक है। तो ये बात है कि जितने भी नेशनल चीज़ों को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करना, इसके पीछे लॉ बनाया गया है, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड बाय आर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। अब इसके लिए कोई लॉ नहीं है। तुम अगर गांधी जी की बात मानते हो, तुम अहिंसा पे विश्वास रखते हो, बहुत अच्छे, अगर नहीं रखते हो तो भी तुमको कोई मारने नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इसके लिए तुमको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट है वो इन्फोर्सेबल है, उसके लिए लोग तुमको फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सोबेरेंटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी बनाना इंडिया की, है ना। तो अगर तुम लड़ने चले जाओगे, कोई ऐसा भाषण दे दोगे जो भड़काऊ भाषण होगा, तो उसके बाद तुमको क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके पीछे लॉ है, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री, तुम कंट्री को डिफेंड करो या ना करो, ये एक्चुअली एक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है कि अगर तुमको ज़रूरत पड़ती है तो तुमको जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक काइंड ऑफ कहते हैं पॉजिटिव है ये एक्चुअली में, मतलब इसके पीछे कोई लॉ नहीं है, पर ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर तुम जाओगे तो, ठीक है। टू प्रमोट हारमोनी, अगर तुमको हारमोनी प्रमोट करना, ब्रदरहुड, यूनिटी प्रमोट करना, इंस्पाइट ऑफ कि अगर तुम किसी और लैंग्वेज के हो, अब जैसे तुमको हिंदी बोलने आती है तो तुम किसी कन्नड़ से लड़ जाओ अपनी सुप्रीमियरिटी दिखाने के लिए कि हम सुप्रीम हैं, हमको हिंदी आती है, और इंडियन में ज़्यादातर लोग हिंदी जानते हैं, है ना, लिंग्विस्टिक बेसिस में या फिर रीजनलिज्म के बेसिस में, तो इसके लिए भी लॉ है, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, जो प्रिजर्व करना, जैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इनके पीछे लोग बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, है ना, तो उन सब चीज़ों को ना करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है ना। टू इम्प्रूव आर नेचुरल हैबिटाट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, तो देखो हमको एक साइड डेवलपमेंट भी चाहिए, है ना, एक साइड हमको वो भी चाहिए, इंडस्ट्री भी चाहिए, तो इसके लिए कौन सा लाया गया है एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। टू साइंटिफिक टेम्पर, तुमको ह्यूमन जो साइंटिफिक टेम्पर थोड़ा डेवलपमेंट के लिए, ये देखो ये दोनों जो हैं वो थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी से हैं, पहला कहता है इन्वायरमेंट बनाओ, दूसरा कहता है साइंटिफिक जो है वो माइंडसेट डेवलप करो, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी अभी बहुत तोड़ी गई है ना। अभी जितने भी आंदोलन हो रहे थे, जितने भी दंगे हो रहे थे, यूपी में दंगे हुए, तो क्या हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, उसके बाद क्या हुआ, लोगों को पनिशमेंट मिली। तो ये क्या है, इसमें फोर्स कर सकते हो तुम, है ना। टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सेलेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, है ना। और इसको ये भी अगर तुमको कोई, और ये जो 11th है ये हमने बात की थी कि ये बाद में लाया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कौन से ईयर में, 2002 में लाया गया था, ठीक है, आई गेस, हाँ 2002 में लाया गया था ये वाला एक्ट। और इसको क्या कहते हैं, के, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, के। जो बाकी 10 थे उसको ए से जे कहते हैं, ABCD ऐसे, और जो लास्ट वाला है वो है के। इसमें क्या बात की गई थी, इसमें कहा गया था कि जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजो, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट क्या है, इसमें ये याद रखना, फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि सबको जो 6 से 14 ईयर्स तक के हैं उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, पेरेंट्स और आसपास वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। समझ रहे हो क्या होता है, अगर हमने लॉ बना दिया, सरकार ने लॉ बना दिया, स्कूल बना दिया, टीचर्स ले आ दिए, सब कर दिया, पर अगर बच्चे नहीं जाएंगे, अगर उनको भेजेंगे नहीं, तो वो लॉ भले फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पर किसी को मिलेगा नहीं, है ना। तो ये होता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी में डिफरेंस। ये मैजिक फॉर्मूला याद रखना। मैजिक फॉर्मूला का क्या मतलब, इसमें जितनी भी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी उसमें से जो फंडामेंटल ड्यूटी 1, 3, 5, 7 और 9 है, मतलब जो ऑड हैं, ठीक है, ये कौन सी है, ये नेगेटिव है, मतलब इनके पीछे लॉ है जो तुमको बोलता है कि तुमको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब नेगेटिव। जो इवन है वो पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब तुम अगर करोगे तो हम तुमको पॉजिटिविटी बोलेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत पॉजिटिव आदमी, बहुत अच्छे विचार रखता है, पर कोई अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट भी नहीं देगा। समझ गए, तो ये मैजिक फॉर्मूला याद रखना और इनके कीवर्ड्स याद रखना। और बहुत छोटा सा था बस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।